Bismillahirrahmanirrahim. In this lecture, I will discuss the model paper for FSC Part 1 KPK boards. अभी जो रिसेंटली पैटर्न अपडेट किया है SLO बेस्ड पेपर होगा अब KPK बोर्ड्स का, तो एक मॉडल पेपर अपलोड हुआ है, वही मॉडल पेपर मैं डिस्कस करूँगा और साथ में डिफरेंस बताऊँगा कि जो पहले पेपर था और अब पेपर है उसमें मेन डिफरेंस क्या होगा। सबसे पहले जो पेपर होता था उसके 100 मार्क्स थे, अभी भी 100 मार्क्स होंगे। 3 आवर्स का ड्यूरेशन था, अभी भी 3 आवर्स का ड्यूरेशन होगा। 3 सेक्शंस थे, अभी भी 3 सेक्शंस होंगे। जिस तरह पहले सेक्शन ए में 20 MCQs थे, अब भी सेक्शन ए में 20 MCQs और 20 मार्क्स होंगे। अब फ़र्क क्या है इन MCQs में और पहले वाले MCQs में? पहले जो MCQs आते थे वो मोस्टली टेक्स्ट बुक की लाइंस होती थी, तो उसको रटा करके ही याद किया जा सकता था। कॉन्सेप्ट उसमें नहीं था। मोस्टली 15 to 17 MCQs ऐसे थे जो बुक की लाइंस होती थी, बाकी 1 या 2 ग्रामर के, 1 या 2 वोकेबलरी के MCQs आते थे। अब जो MCQs आएंगे वो बेसिकली 3 एरियाज से आएंगे। नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर, नंबर 2 वोकेबलरी एंड नंबर 3 एलिमेंट्स ऑफ शॉर्ट स्टोरी या एलिमेंट्स ऑफ स्टोरी ऑफ अ स्टोरी एंड एलिमेंट्स ऑफ पोइट्री। पोइट्री के एलिमेंट्स, शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स, या सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर के एलिमेंट्स और वोकेबलरी और ग्रामर। इन 3 एरिया से MCQs आएंगे। और अब जो MCQs आएंगे वो कॉन्सेप्चुअल होंगे। कॉन्सेप्चुअल का मतलब ये है कि रट्टा लगाने, मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी। यूनिट की कॉन्सेप्चुअल स्टडी के बेस पर ही अटेम्प्ट की जा सकती है ये MCQs। जबकि पहले जो आते थे उसके लिए बुक की लाइंस को देखना पड़ता था, बुक की लाइंस को याद करना पड़ता था। तो देखते हैं ये MCQs सॉल्व करते हैं। सबसे पहले MCQ नंबर 1, अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर एन अ कंपेरिजन इज मेड बिटवीन टू अनलाइक क्वांटिटीज विदाउट द यूज ऑफ द वर्ड लाइक और एज। अब ये पोइट्री का एक एलिमेंट है या लिटरेचर का एक एलिमेंट है। प्रोज में भी यूज़ हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पोइट्री में हो। तो जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करें और उसमें एज और लाइक जैसा वर्ड ना यूज़ करें, इसको हम कहते हैं मेटाफर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। एपेक्स सिमिली कहते हैं ऐसी कंपैरिजन को जो एक से ज़्यादा लाइन में हो। तो यहाँ पर ऐसी कोई कंपैरिजन नहीं, जिस तरह एक्सटेंडेड मेटाफर होता है। सिमिली में एज और लाइक जैसे वर्ड्स होते हैं। और एनालॉजी कहते हैं सिमिलरिटी को, दो चीज़ों के दरमियान जब कोई सिमिलर रिलेशन हम डिराइव करें, सिमिलर रिलेशन ड्रॉ करें, तो यहाँ पर ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अब आप देख सकते हैं कि ये एक कॉन्सेप्चुअल MCQ है, इसके लिए मेमोराइजेशन की ज़रूरत नहीं, बल्कि एक स्टूडेंट के कॉन्सेप्ट के बेस पर ही वो आंसर कर सकता है। मिसेस मेल्डन्स एक्ट ऑफ किलिंग हर ब्रदर प्रोफेसर को एज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब सिम्बॉलिज्म कहते हैं जब कोई कंक्रीट एंटिटी किसी एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी को रिप्रेजेंट करे, जिस तरह फ्रॉम मदर टू सन में जो नेल्स है, टैक्स है, शार्प मटेरियल, वो स्ट्रगल, हार्डल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। इसी तरह जो दूसरी स्टोरी है फर्स्ट फ्लाइट, उसमें भी हम देख सकते हैं कि जो यंग सीगल है वो करेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉन्फिडेंस, इनिशियल स्टेप। इसी तरह द रोड नॉट टेकन में 2 रोड्स जो है, 2 चॉइसेस, 2 ऑप्शंस को, तो उसको हम सिम्बॉलिज्म, यहाँ पर सिम्बॉलिज्म स्टेटमेंट में कोई मेंशन नहीं है। इमेजरी कहते हैं जब लैंग्वेज इस तरह यूज़ हो कि 5 सेंसेस को अपील करे, तो यहाँ पर स्टेटमेंट में वो भी नहीं। और प्लॉट, स्टोरी की लॉजिकल अरेंजमेंट, द लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स इन अ स्टोरी इज प्लॉट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कैथारसिस। कैथारसिस इज when the character outbursts, when the character expresses his feelings, when the character expresses his emotions, when the character reveals his hidden self,
या जब कैरेक्टर की इनसाइड जो हेटर्ड होता है और या किसी और किस्म की फीलिंग्स होते हैं उसको वो एक्सप्रेस करे, आउटबर्स्ट करे, इसको हम कहते हैं कैथारसिस। तो इसका करेक्ट आंसर बनेगा बी। अब अगेन ये एमसीक्यू आप देख सकते हैं तो conceptual based है। द स्टोरी ब्लैंक हैज़ बोथ एनिमल एंड ह्यूमन कैरेक्टर। अ लॉन्ग वॉक होम में कोई ही एनिमल नहीं है, द ब्लैंकेट में भी कोई एनिमल नहीं है, प्रोग्रेस में भी कोई एनिमल नहीं है, इट्स कंट्री फॉर मी में जेसिका और लेम भी दो एनिमल कैरेक्टर्स मौजूद है, तो इसका डी करेक्ट ऑप्शन होगा। अगेन एक अंडरस्टैंडिंग बेस इसके लिए ज़रूरी है कि आप चारों स्टोरीज़ की कैरेक्टर्स का पता हो स्टूडेंट को। आई वुड लाइक टू के साथ बिकम्स नहीं आ सकता, टू बिकमिंग भी नहीं आ सकता, टू बिकेम भी नहीं आ सकता, टू बिकम, टू इन्फिनेटिव यूज़ करना है, तो डी इसका करेक्ट आंसर। ग्रामर का एमसीक्यू है। शी इज़ हाइडिंग अंडर द बेड, प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज़ है यहाँ पर अंडर। जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ को कवर कर रहा हो तो उसके लिए फिर हम प्रीपोजिशन अंडर यूज़ करते हैं। बिटवीन दो चीज़ों के दरमियान, एमंग दो से ज़्यादा के दरमियान, तो यहाँ पर इस तरह कोई नहीं है। और इन सरफे इनक्लोज्ड एरिया के लिए तो यहाँ पर ऐसा भी कोई नहीं। आई कुड नॉट फाइंड माई पर्स ब्लैंक, आई फॉरगॉट दैट बैग एट होम। अब रीज़न है तो रीज़न के लिए कंजंक्शन यूज़ होते हैं बिकॉज, इसका करेक्ट आंसर। आई कुड नॉट फाइंड माई पर्स बिकॉज आई फॉरगॉट दैट बैग एट होम, ग्रामर के एमसीक्यू है। अब आप देख सकते हैं ये तीन तरीके की एक तरह की एमसीक्यूज आती है, या ग्रामर बेस्ड, या वोकेबलरी बेस्ड, और या लिटरेचर बेस्ड, एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। नेक्स्ट एमसीक्यू, क्यू नंबर 7, द फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लाइन द विंड्स दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर्स। इस लाइन में कौन कौन से फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड है? तो पर्सनिफिकेशन, इलिट्रेशन, सिमिली तो नहीं है क्योंकि एज और लाइक जैसा कोई वर्ड नहीं है, तो ये दोनों सिमिली की ऑप्शंस तो ख़त्म हो गई। अब मेटाफर भी नहीं है क्योंकि कोई कंपैरिजन नहीं है, बल्कि पर्सनिफिकेशन है, विंड को ह्यूमन बींग वाली क्वालिटी दी गई है, और साथ में ये डब्ल्यू साउंड रिपीटेड है, तो इलिट्रेशन भी होगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। Personification is when a non-human thing or a non-living thing is given the traits of a human being। इंसानों वाली क्वालिटीज़ जब नॉन लिविंग थिंग को दी गई इसको हम कहेंगे पर्सनिफिकेशन। यहाँ पर हॉलिंग वाली क्वालिटी वेंट्स को दी गई है तो ये पर्सनिफिकेशन हो गया। और वेन एवर a sound is repeated at the start of the different words of a line, इट इज़ नोन एज इलिट्रेशन। डिफरेंट वर्ड्स के स्टार्ट में कोई साउंड रिपीट हो जाए, इस तरह पर आप देख सकते हैं डब्ल्यू वाला जो साउंड है वो ये रिपीट हुआ है, इसको हम कहेंगे इलिट्रेशन। सीक्यू नंबर 8, दे सोल्ड ऑल द मटीरियल, चूज द करेक्ट पेज से वॉइस। तो अगेन ग्रामर के एमसीक्यू है। ऑल द मटीरियल वाज सोल्ड, इज नहीं आएगा, इज बीइंग भी नहीं आएगा, वाज बीइंग भी नहीं, बी इसका करेक्ट आंसर होगा। MCQ नंबर 9, when attention within a scene builds to its highest point it is called, जो प्लॉट का पीक पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स। जब सस्पेंस हाईएस्ट पॉइंट पे चला जाता है जहाँ पर ऑडियंस ये एक्सपेक्ट करे कि व्हाट विल बी नेक्स्ट, उसको हम कहते हैं क्लाइमैक्स। अगेन लिटरेचर के एलिमेंट्स के बेस पे MCQ है। प्लॉट तो ऑलरेडी मैं ये बता दिया, सिटिंग इज़ द प्लेस इन द टाइम द स्टोरी टेक्स प्लेस, जहाँ पर स्टोरी अगर होती है और जहाँ पर जिस टाइम पे उसको हम कहते हैं सिटिंग। एंटी क्लाइमैक्स फिर जब रिजोल्यूशन स्टार्ट हो जाती है स्टोरी में। शी हैज़ टेकन हर फादर्स डेथ टू, प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज़ है, तो ग्रामर बेस्ड MCQ है। आई फॉरगॉट माई सेल फोन बैक एट होम, तो करेक्ट वर्ड ट्रांजिशनल डिवाइस यूज़ करना है जो कि यहाँ पर देयर फोर होगा, रीज़न है तो उसका सब्सिक्वेंटली हम टाइम के लिए यूज़ करते हैं तो यहाँ पर टाइम का कोई जिक्र नहीं है। हाउएवर कॉन्ट्रास्ट के लिए, फर्दर मोर एडिशन के लिए यहाँ पर ऐसा कोई नहीं है। शी वॉज इन ग्रेट डिस्पेयर विद शी लॉस्ट हर फोन, द अंडरलाइन वर्ड,
ग्रामर बेस्ड एमसीक्यू है, काउंटेबल तो नहीं है, प्रॉपर भी नहीं है, कलेक्टिव भी नहीं है। काउंटेबल जो हम काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 जिसके पहले लगा सकते हो, तो ये तो नहीं हो सकता। प्रॉपर इनिशियल लेटर कैपिटल होते हैं वो भी नहीं है। कलेक्टिव नाउन हम कलेक्शन को देते वो भी नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो किसी क्वालिटी, किसी स्टेट, किसी कंडीशन का नाम हो, ग्रामर बेस्ड एमसीक्यू है। अ स्कैटर्ड बीच फार स्मोल्डर्ड नियर द बेक, द नियरेस्ट मीनिंग टू द वर्ड स्मोल्डर्ड वोकेबलरी बेस्ड है। स्मज तो आउटडोर पार्टी को कहते हैं। ह्यूज फ्लेम ज़्यादा जलना, एक्सटिंग्विश बुझाना, बर्न स्लोली बीटा इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये वोकेबलरी बेस्ड है। सीक्यू नंबर 14, which of the following is regular verb? Regular verb is a verb that forms its second and third form by regular pattern. Regular pattern is the addition of ded. ऐसा वर्ब जो अपना सेकंड थर्ड फॉर्म रेगुलर पैटर्न मीन डी के एडिशन के साथ बनाए। तो राइट तो नहीं है, क्योंकि राइट रोट रिटर्न होता है। फॉरगेट फॉरगॉट फॉरगॉटन होता है। ईट एट ईटन होता है, ये भी नहीं है। लाइक लाइक्ड लाइक्ड ऑप्शन है करेक्ट। ग्रामर बेस्ड एमसीक्यू है। द पोएम ओzymandias इज कंपोज बाय, ये भी ये एक सिंगल एमसीक्यू इस मॉडल पेपर में दिया है जो कि मेमोरी बेस्ड है, नॉलेज बेस्ड है। बाकी आप देख सकते हैं सारे के सारे एमसीक्यूज़ या ग्रामर बेस्ड है या वोकेबलरी बेस्ड है और या एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर। एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर मीन या शॉर्ट स्टोरी के एलिमेंट्स, या स्टोरी के एलिमेंट्स, या प्ले के एलिमेंट्स, या पोएम्स के एलिमेंट्स। तो मतलब सिंपल वर्ड में एलिमेंट्स ऑफ लिटरेचर कह सकते हैं। फुटबॉल इज़ द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन वर्ल्ड। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम डिफरेंट आर्टिकल द यूज़ करते हैं। और इसी तरह हेवनली बॉडीज वर्ल्ड अर्थ्स का इसके साथ भी द यूज़ होता है। दिस बुक इज़ माइन द अंडरलाइन वर्ल्ड इज, ये नाउन की मीनिंग में ऐड कर रहा है, तो जो नाउन की मीनिंग में ऐड करे वो एडजेक्टिव होते हैं बी। हाँ, ये सिर्फ दिस आता तो फिर ये प्रोनाउन होता। ही रन्स विद ग्रेट स्पीड, ये फ्रेज रन्स नाउन वर्ब की मीनिंग में ऐड कर रहा है, वर्ब की मीनिंग में ऐड करने वाला एडवर्ब होता है। ग्रामर बेस्ड है। व्हाट इज़ द पर्पस ऑथर बिहाइंड राइटिंग स्टोरी। अब ये लिटरेचर के एलिमेंट्स के बेस पे है, कॉन्सेप्चुअल एमसीक्यू है। तो हेल्पिंग द नीडी, शोइंग सुपीरियरिटी, शोइंग ये नहीं, पहला वाला ऑप्शन ठीक होगा। करेज एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। व्हाट डज ड्रीम इन द पोएम अ ड्रीम विद अ ड्रीम सिग्निफाई, अगेन लिटरेचर के बेस्ड के बेस पे एमसीक्यू है। डे ड्रीमिंग का कोई जिक्र नहीं है, लाइफ का भी कोई जिक्र नहीं है, और हैप्पीनेस भी नहीं है। पोएम आप पढ़ेंगे तो अ ड्रीम विद इन अ ड्रीम के बाद उसने फिर होप की जिक्र किया हुआ है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। एमसीक्यू हो गए ख़त्म, और वही 3 तरीके के एमसीक्यूज़ है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा सेक्शन बी में 20 मार्क्स तो उसके गए। सेक्शन बी के होंगे 50 मार्क्स। पहले भी 50 होते थे, लेकिन पहले जो 50 मार्क्स होते थे वो शॉर्ट क्वेश्चंस होते थे 13 में से करने होते थे 10, और एक एक के 5 मार्क्स थे तो 50, और वो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते थे या पैराफ्रेज और एक्सप्लेनेशन होता था। अब ऐसा नहीं होगा। अब ये होगा कि ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 ये जो गिवन है इसमें टोटल है 7 क्वेश्चन। 7 में से 5 करने हैं और एक के है 5 मार्क्स, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इसके हो गए 25 मार्क्स। अब ये जो 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं आउट ऑफ 7, एक एक का 5 मार्क्स है। ये किसी भी यूनिट से हो सकते हैं और ये एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नहीं होंगे। पहले तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होते थे, अब एक्सरसाइज की नहीं होंगी। मिसाल के तौर पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज़ मेंटास कैरेक्टर फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल, जस्टिफाई योर आंसर। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में नहीं है, बल्कि एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। जिसने स्टोरी पढ़ी हो, समझी हो, अंडरस्टैंड की हो और जिसका कॉन्सेप्ट सही तरह से बिल्ड हुआ, वो इसको आंसर कर सकेगा। फ्लेक्सिबल और इनफ्लेक्सिबल मीन्स कि मेंटा थ्रू आउट द स्टोरी चेंज हुई है या उसका करेक्टर कांस्टेंट रहा है, तो उसका करेक्टर उसमें चेंजेस आए हैं। फ्लेक्सिबल या एक स्टूडेंट चाहे तो अगर जस्टिफाई कर सकते हैं, वो इनफ्लेक्सिबल भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि वो कौन सा पॉइंट ऑफ व्यू अडॉप्ट करता है।
सजेस्ट सम मेजर टू कंट्रोल ड्रग एब्यूज़, ये तो एक किस्म का जनरल क्वेश्चन है। हाउ इज़ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस अ सोनेट, यहाँ पर स्टूडेंट ने जस्टिफाई करना है कि ये जो पोएम है ये सोनेट किस तरह है। तो सोनेट इस तरह है कि सोनेट में 14 लाइन्स होते हैं, इस पोएम में भी 14 लाइन्स है। 14 लाइन 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, इधर भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। 8 पार्ट होते, पहले पार्ट में 8 लाइन्स होते हैं, दूसरे में 6 लाइन्स होती है। तो इसी तरह इसमें भी है। तो ये एक सोनेट है, इस तरीके से जस्टिफाई किया जा सकता है। व्हाट इज़ द थीम, गुड टेम्पर का थीम और ये यूनिवर्सल थीम किस तरह है। फिर एंटी क्लाइमेक्स जो है प्रोग्रेस में, वो बताना है कि ये आप इससे सेटिस्फाइड है या नहीं। आप पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछे तो दोनों स्टूडेंट लिख सकते हैं, लेकिन उसकी जस्टिफिकेशन कर दी है। फिर करेक्टर स्केच लिखना है। और लास्ट क्वेश्चन है कि क्या आप सिंपैथी फील करते हैं नौर साथ, जो कि द वाइट लैम्प का कैरेक्टर है। तो ये जो 7 क्वेश्चंस है, अब ये जनरल मतलब इन द सेंस कि एक्सरसाइज की नहीं होंगे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होंगे। इनमें से 5 करने और एक एक के 5 मार्क्स है। तो इसके लिए अब प्रिपरेशन का तरीका ये होगा कि जो यूनिट्स है उसको कॉन्सेप्चुअली प्रिपेयर करना पड़ेगा। उसकी वोकेबलरी, उसके एलिमेंट्स, उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स, ये चीज़ें पढ़नी होगी। पहले तो मेजर फोकस ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज पे होता था, अब यहाँ पर वो नहीं, बल्कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट, वोकेबलरी, ग्रामेटिकल जो एस्पेक्ट्स है, इन चीज़ों पे फोकस की ज़रूरत होगी। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन सेक्शन बी का। सेक्शन बी का नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये भी कंप्रिहेंशन का ही क्वेश्चन है। कंप्रिहेंशन का मतलब कि ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ के बाद ये 4 क्वेश्चंस है इस पैराग्राफ के बेस पे। अब ये जो 4 क्वेश्चंस है, इनमें से एक तो इस पैराग्राफ की समरी लिखनी है। सेकंड फिर ये क्वेश्चन है इस पैराग्राफ के बेस पर, थर्ड भी और फोर्थ भी, मतलब 4 क्वेश्चंस है इस पैराग्राफ के बेस पर। एक इस पैराग्राफ की समरी और 3 जनरल क्वेश्चन है। अब इसके मार्क्स जो है वो समरी के 5 है और बाकी 3 है, तो 14 मार्क्स इसके हो गए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये स्टेंजा है और स्टेंजा के बेस पे क्वेश्चन है। जिस तरह पहले था पैराग्राफ के बेस पे क्वेश्चन थे, अब स्टेंजा के बेस पे। पैराग्राफ जो गिवन है वो जनरल गिवन है, वो टेक्स्ट बुक से नहीं है। स्टेंजा जो है वो टेक्स्ट बुक से है, ये वाला स्टेंजा द वर्ल्ड इज टू मच विद अस से है। और क्वेश्चंस यहाँ पर पैराग्राफ के बेस पे है, यहाँ पर स्टेंजा के बेस, मतलब कंप्रहेंशन बेस्ड क्वेश्चन है। इसकी 14 मार्क्स, क्योंकि 4 क्वेश्चन है, इधर 3 क्वेश्चन है, इसकी 6 मार्क्स है। फिर लास्ट जो क्वेश्चन होगा सेक्शन बी का, उसके 5 मार्क्स है और वो ट्रांसलेशन है और वो टेक्स्ट बुक से है। तो ये 50 मार्क्स इस तरह हो गई। 25 इधर, 5 मतलब 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 क्वेश्चंस करने हैं 7 में से और एक एक के 5 है। 14 इधर हो गए, जो कि 4 क्वेश्चन है। एक समरी के 5 और बाकी 3 पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है जिसके 3 नंबर है। 6 मार्क्स ये स्टेंजा के बेस्ड पर जो कंप्रहेंशन की 3 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स ट्रांसलेशन की है जो कि टेक्स्ट बुक से ही है। तो ये हो गया सेक्शन बी और इसकी 50 मार्क्स। बी से MCQs हो गए 50, ये हो गए 70। और अब नेक्स्ट जो 30 मार्क्स है वो सेक्शन सी। जिस तरह पहले भी सेक्शन सी के 30 मार्क्स होते थे, लेकिन पहले क्वेश्चन और इन क्वेश्चंस में फ़र्क है जो कि अब डिस्कस करते हैं। सेक्शन सी 30 मार्क्स। अब सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। क्वेश्चंस 3 ही है, 6, 7, 8, लेकिन क्वेश्चंस में फिर चॉइस है। या तो ये पहला वाला क्वेश्चन करना है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर कंप्लेनिंग अबाउट लोड शेडिंग, या राइट अ जॉब एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर, गिव योर रिज्यूमे एज वेल। ये क्वेश्चन जो है ना, इसमें से या तो आपने पहला पार्ट या सेकंड पार्ट, मतलब 2 पार्ट्स है क्वेश्चन के, दोनों पार्ट्स में से एक क्वेश्चन करने हैं। 2 ऑप्शन है क्वेश्चन में, तो इसमें से कोई भी स्टूडेंट कर सकते हो और 10 मार्क्स है। या तो एप्लीकेशन लिखना है या लेटर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7, द प्लॉट ऑफ द प्ले प्रोग्रेस इज वेल नेट ऑर्गेनाइज आर नॉट, राइट डाउन एटलीस्ट 100 वर्ड्स। ये प्ले प्रोग्रेस के बेस पे क्वेश्चन है और नेक्स्ट भी
टेक्स्ट बुक के बेस पे जनरल एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन नहीं है। तो इन दोनों में से अगेन एक क्वेश्चन करना है। राइट अ स्टोरी विद द फॉलोइंग एंड दैट इज व्हाई द नेशन कंसिडर हिम हर अ रोल मॉडल, राइट अ नैरेटिव। अब क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट क्वेश्चन जो है अगेन 2 पार्ट्स है, या तो स्टोरी लिखनी है या नैरेटिव इंसिडेंट। नैरेटिव इंसिडेंट मीन्स इवेंट एक्शन, मतलब स्टोरी इसको भी कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में। तो या तो ये लिखनी है स्टोरी या ये स्टोरी लिखनी है, दोनों में से एक। तो सेक्शन सी में 3 क्वेश्चंस ये। अब 3 क्वेश्चंस में फिर इनसाइड जो है ऑप्शन है, 2 पार्ट्स है हर क्वेश्चन की, दोनों 2 पार्ट्स में से एक पार्ट अटेम्प्ट करना है। तो 30 मार्क्स इसके हुए। पहले जो पेपर होता था उसमें 4 क्वेश्चंस में से 3 करने थे और वो डिफरेंट था, उसमें ट्रांसलेशन और लेटर एक्टिव पैसिव प्रीपोजिशन और इस तरह करेक्टर्स की सेक्शन सी में था, लेकिन यहाँ पर डिफरेंट होगा। तो ये न्यू पैटर्न जो कि केपीके बोर्ड्स में इस साल कंडक्ट किया जाएगा स्लो बेस्ड पेपर। अब ये एबटाबाद बोर्ड, पेशावर बोर्ड ने यही अपलोड किया है, बाकी बोर्ड्स की तरफ से अभी तक शायद कोई कंफर्म हो या ना हो, एग्जैक्ट आइडिया कोई नहीं, लेकिन ये पैटर्न एबटाबाद बोर्ड और पेशावर बोर्ड की तरफ से है 2025 में फर्स्ट ईयर इंग्लिश पेपर के लिए केपीके बोर्ड।